अरे अंकिता, इतनी टेंस्ड क्यों है? तेरे एक्स का मैसेज आ गया क्या वापस? अरे नहीं यार, देख तेरे कहने से मैंने इन्वेस्टिंग तो स्टार्ट कर दी, लेकिन वो जो तेरी बात है ना कि ज्यादा रिटर्न्स मतलब ज्यादा रिस्क, और ये जो आए दिन सुनती रहती कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, ये सब मेरे दिमाग में अटक सा गया। अब जब भी मैं कहीं इन्वेस्टिंग करने जाती हूँ तो आई एम लिटिल वरीड। यार लेकिन तू ट्रैकिंग भी करती है, कुकिंग भी करती है और गाड़ी भी तो चलाती है। हाँ करती तो हूँ, पर मेरे इन्वेस्टमेंट के रिस्क से डरना और इन सब चीजों का क्या रिलेशन? बिल्कुल रिलेशन है। इन सब एक्टिविटीज में भी तो रिस्क इन्वॉल्व होता है। तू सोच, ट्रैकिंग इज सो रिस्की, गाड़ी चलाने में भी रिस्क है, एंड कुकिंग हैज इट्स ओन रिस्क्स इन्वॉल्व्ड, यू नो दैट। पर फिर भी ये सब कुछ तू कितना फ्रीक्वेंटली कर तो लेती है। हाँ कर लेती हूँ क्योंकि मैं केयरफुल रहती हूँ ना। तो वो तो तू इन्वेस्टिंग में भी रह सकती है। वो कैसे? स्टॉक मार्केट के और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा स्मार्ट मनी पेज जरूर विजिट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देख, सबसे पहले तो तू रिस्क को समझ। इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में रिस्क तब सामने आता है जब आपकी इन्वेस्टमेंट्स अंडर परफॉर्म कर रही हो। मतलब आपने जहां जहां उन्हें इन्वेस्ट किया है वहां से आपको उतने रिटर्न्स नहीं आ रहे। एक्सट्रीम केसेस में जितना आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है वो पूरा का पूरा खोने की नौबत भी झेलनी पड़ सकती है। सो बेसिकली दैट इज रिस्क। अब इसके भी काफी टाइप्स होते हैं। जैसे सबसे पहला है सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क वो हुआ जो इकोनॉमिक रिसेशन, पॉलिटिकल टर्मोइल या पैंडेमिक जैसी चीजों की वजह से आता है। अब इसका इम्पैक्ट पूरी मार्केट पे होता है, इसलिए इसे मार्केट रिस्क भी कहा जाता है। अब इसके बाद होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। इसका मतलब होता है जब किसी स्पेसिफिक कंपनी या इंडस्ट्री को बहुत लॉस हो रहा हो और उसका इम्पैक्ट तुझे झेलना पड़े। और अगर मान ली मैंने ऐसे ही किसी कंपनी के बॉन्ड्स लिए हो तो इस केस में तुझे क्रेडिट रिस्क झेलना पड़ेगा। क्रेडिट रिस्क का मतलब ही ये होता है कि तूने किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे, उनमें इन्वेस्ट किया एंड फॉर सम रीजन वो कंपनी ही डिफॉल्ट कर जाए, जिसकी वजह से तुझे तेरे एनुअल रिटर्न्स भी नहीं मिल पाएंगे। तो इस टाइप का रिस्क तब होता है जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को इजीली बेच नहीं पाते, उसे लिक्विड एसेट की तरह यूज नहीं कर पाते। जैसे कोविड के टाइम पर बहुत सारे लोगों के पास जो होल्डिंग्स थी वो बायर्स की कम क्वांटिटी होने के कारण उन्हें बेच नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा था। इसके अलावा भी कोई रिस्क होते हैं क्या? तो इसके अलावा दो और टाइप के रिस्क होते हैं, इन्फ्लेशन रिस्क और कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। जैसे नाम से ही समझ आ रहा होगा, इन्फ्लेशन रिस्क वो होता है जहां इन्फ्लेशन की वजह से किसी को लॉस झेलना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ा, दूसरी ही तरफ मेरी परचेजिंग पावर कम हुई और रिटर्न्स या प्रॉफिट कम हो गया। अच्छा, तो फिर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क में क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन रिस्क में बेसिकली होता है जब आपने अपनी बहुत सारी होप्स एक ही कंपनी पे लगा दी या एक ही जगह पर अपने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए, विच मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट हो गई, डाइवर्सिफाइड होने की जगह। तो इस केस में अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस के उलट वो कंपनी फ्लरिश नहीं कर पाती, उसकी वजह से जो आपको लॉस झेलना पड़ता है, दैट इज रिलेटेड टू कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। ओके, तो इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में ऑल इन ऑल 6 टाइप्स के रिस्क होते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क, जिसको हम मार्केट रिस्क बोलते हैं, अनसिस्टमैटिक रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, इन्फ्लेशन और कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, राइट? एब्सोल्युटली। और ये सोच, अगर इन सब के लिए तूने अपनी हार्ड अर्न मनी दाव पे लगाई हुई है तो रिस्क को समझना, कैलकुलेट करना, एनालाइज करना उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल। जैसे अगर तू अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस कराती है, मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक वैसे ही तुझे यहाँ भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब जैसे इंश्योरेंस तू इसलिए नहीं कराती कि तुझे लगता है कुछ गलत होने वाला है, इट्स बेसिकली अ सेफ्टी नेट, यस, राइट? उसी हिसाब से अपने रिस्क टॉलरेंस या एपेटाइट को समझते हुए तुझे यहाँ भी स्टेप्स लेने चाहिए। सिर्फ रिस्क की वजह से, रिस्क से डरने की वजह से तुझे इन्वेस्टमेंट नहीं रोकनी चाहिए। बात तो सही है। तो कोई तरीका है जिससे हम अपने रिस्क टॉलरेंस को जान सकते हैं? बिल्कुल है। तो तू ये देख, अगर कोई 25 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसके ऊपर कोई मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसका रिस्क टॉलरेंस काफी हाई रह सकता है। ऑन द ऑपोजिट एंड, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जो रिटायर होने वाला है, उसका रिस्क टॉलरेंस ज्यादा हाई नहीं होगा, शायद बहुत लो होगा, क्योंकि वो उतना रिस्क लेना शायद अफोर्ड नहीं कर सकते या लेना नहीं चाहते। एट द सेम टाइम, कोई मिड 40s में कपल हो जिनके किड्स हैं, वो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, उनका रिस्क एपेटाइट वुड बी मॉडरेट। अच्छा, गॉट इट। तो रिस्क टॉलरेंस के 3 टाइप्स हैं,
हाई, लो एंड मॉडरेट, राइट? एग्जैक्टली और इसी हिसाब से तू अपना रिस्क टॉलरेंस या एपेटाइट भी डिसाइड कर सकती है। सही है। जब इतना बता दिया तो ये भी बता दे कि कोई तरीका है जिससे मैं अपना रिस्क घटा सकती हूँ। बिल्कुल है, इसके 2-4 तरीके मैं तुझे बताती हूँ। सबसे पहले तो तुझे समझना होगा कि तेरा रिस्क टॉलरेंस क्या है अकॉर्डिंग टू योर गोल्स। तो जो भी वो तू लिमिट सेट करे उसे एक्सीड नहीं करना है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा है कि अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है सो दैट ऑल ऑफ योर एग्स आर नॉट इन द सेम बास्केट। व्हाट दैट मींस इज अपने सारे पैसे सिर्फ स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना वुड बी रॉन्ग। चूज कमोडिटीज, स्टॉक्स, ETFs, बॉन्ड्स, इन अलग अलग जगह पे अपने पैसे इन्वेस्ट करो सो दैट दे आर डाइवर्सिफाइड। राइट। इसी हिसाब से एक ही इंडस्ट्री या एक ही कंपनी में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। चूज अलग अलग कंपनीज, अलग अलग सेक्टर्स सो दैट योर पोर्टफोलियो इज डाइवर्सिफाइड एंड रिलेटिवली सेफर। तो ये तो 2 तरीके हो गए, इनके अलावा कुछ है जिनसे हम मैनेज कर सकते हैं? 2 और बातें बताती हूँ। तो अब बहुत जरूरी है दैट यू स्टे इन्फॉर्म्ड। मार्केट रिसर्च कर, कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी कर एंड देन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इमोशनल होके मार्केट और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। हाँ, अगर तुझे एनालिसिस में कभी भी कंफ्यूजन हो रही हो तो यू कैन ऑलवेज टेक प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम एक्सपर्ट्स। एंड द लास्ट थिंग इज टू थिंक लॉन्ग टर्म। ये जो गेम है ना इन्वेस्टमेंट की, ये शॉर्ट टर्म प्ले नहीं है, दिस इज अ लॉन्ग टर्म खेल जिसको तुझे उसी हिसाब से देखना पड़ेगा। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.